कैरियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी पेट की क्लासेस चल रही थी, उसमें हमारी मैथ के प्रैक्टिस सेट और हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो गए हैं और हमें आज क्या करना है, साइंस। देखो, साइंस हमारा 5 नंबर का पोर्शन है, तो हम उसमें आप देखेंगे आप लोगों ने कितनी तैयारी की है, उसको हम अब जांचने के लिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो उसे हम आप लोगों को केवल जांचना है। तो जांचने के लिए क्या है, कुछ देखो, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उन्हीं को हम बेस मार करके लेकर चलते हैं। और क्लास हम देखो, आगाज हमें ये लेकर चलना है कि हमें ये नहीं है कि मतलब कि सब कुछ पढ़ना है, हमें वो चीजें पढ़ना है जो हमारा पेपर ओरिएंटेड है, जो हमारा सिलेबस दिया है, तो उसी के आधार पर जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको पढ़ाने जाए। देखो, पहला क्वेश्चन है पदार्थ की क्या दिया है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। तो एक एक अवस्था तो पढ़ रखी थी, 3 अवस्थाएं तो पढ़ रखी थी। सिंपल सी कौन सी 3 अवस्थाएं पढ़ रखी थी, कौन सी? ठोस ठोस पढ़ रखी थी, द्रव पढ़ रखी थी, और कौन सी पढ़ रखी थी? गैस। और एक चौथी अवस्था कौन है? चौथी अवस्था देखो, बोस आइंस्टाइन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक खोजा था, तो वो कौन सी? प्लाज्मा। बोस आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने क्या खोजा था? बोस आइंस्टाइन जो थे, वो पांचवी अवस्था हो जाएगी। ये कौन सी? एक प्लाज्मा होगी चौथी अवस्था। अब क्या है इसमें, क्या है? ठीक देखो, ठीक शून्य, दूसरा क्वेश्चन है क्या, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्तन, कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? अगर 0 डिग्री पर क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? देखेंगे, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो क्या सारी सारी बर्फ पिघल कर बर्फ पिघल जाएगी, या सारा पानी बर्फ बन जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या थोड़ी थोड़ी सी भी बर्फ पिघल जाएगी? इसमें कौन सा होगा? देखो, अब देखो क्या है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो क्या होगा, सारा पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जब जाओगे तो तापमान 0 हो जाएगा, तो उसमें क्या, सारा पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सारा पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। सारा पानी क्या बन जाएगा, सारा पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारा पानी क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब इसमें देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर चल रहे हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर चल रहे हैं। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? देखो, गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है, बताओ। देखो, सबसे सरल विधि कौन सी होती है? सबसे सरल विधि जो है वो क्या होगा, अगर किसी चीज का तापमान क्या कर दिया जाए, कम तापमान होगा, किसी चीज का क्या होगा, कम तापमान होगा और उच्च दाब होगा, पहला ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। उच्च तापमान और कम दाब पर क्या होगा, गैस द्रवावस्था में बदलने के लिए सबसे पहले सरल विधि कौन सी है? देखो सरल विधि है तो कम तापमान कम कर दो, तापमान क्या कर दो, कम कर दो, और दाब क्या कर दो, बढ़ा दो। दाब क्या बढ़ा दो, तो कौन सा होगा हमारा, ए वाला हो जाएगा। कम तापमान और कम दाब पर नहीं होगा, उच्च ताप और उच्च दाब पर भी नहीं होगा, कम ताप और कम उच्च दाब पर हो जाएगा इसका। तो वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। देखो, वायु में भी होता है, CO2 होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, तमाम प्रकार की गैसेस इसमें वायु में भी होंगी, तो ये भी मिक्सचर है, ठीक। और देखो कौन सा, देखो ये भी नहीं होगा। अब गैसोलीन, गैसोलीन क्या होता है, गैसोलीन ये पेट्रोल होता है, ये क्या होता है, पेट्रोल। तो इसमें क्या होता है, पेट्रोल में एथिलीन, इसमें क्या होते हैं, जो एथेन है, एथेन, इसमें एथिल अल्कोहल, तो वो क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं। अभी आप इनका टारगेट रखा, टारगेट अभी 10% तक पेट्रोल में 10 मिलाया जाता था एथिल अल्कोहल, अब 20 से 30% मिलाने का निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है, जो कि 2030
और 25 तक यानी लक्ष्य रखा है उसको हासिल करने का। एलपीजी, एलपीजी गैस में क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे क्या होता है, इसमें किसका होता है मिश्रण, इसमें ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। इसमें एलपीजी क्या होते हैं, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। ये क्या होता है, ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है, ये भी नहीं होगा। ये भी तो ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन प्रोपेन होता है और ये गंधहीन होती हैं। इसीलिए आपके यहाँ जब घर में सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर होता है, तो ये क्या, तो उसमें क्या कर दिए जाते हैं, गंधहीन होती हैं। उसके लिए ये क्या कर देते हैं, ये क्या करते हैं, एक मर्केप्टॉन गैस आती है, मर्केप्टॉन जो होता है उसे मिलाते हैं। तो मर्केप्टॉन मिलाने मिलाने पर ये क्या हो जाती है, इसमें गंध युक्त हो जाती है। अब ये क्या है, आंसू जल, आंसू जल को किससे डिनोट करते हैं, H2O से। किससे डिनोट करते हैं, H2O से। इसका पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। और आंसू जल मतलब शुद्ध जल, आंसू जल मतलब शुद्ध जल। अगर भारी जल यहीं पे पूछ लिया, भारी जल, भारी जल इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है D2O। भारी जल क्या होता है, D2O हो गया। अब आगे चलते हैं 5 नंबर, पानी का हिमांक कितना होता है। पानी का हिमांक 32 फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि 40 भी नहीं होता है ना, 42 होता है ना, 34 होता है। पानी का हिमांक कितना होता है, देखो क्वेश्चन हम कराते जा रहे हैं, तो उसका क्या करो, आंसर देखते जाओ, वीडियो वॉच करो, तुरंत आंसर दो, वीडियो वॉच करो, आंसर कमेंट में करते जाओ, क्योंकि तभी पता चलेगा तुम एक्टिव होकर पढ़ रहे हो। देखो ये चीज होता है, जैसे आप प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो क्या है, कमेंट बॉक्स ओपन कर लो, वीडियो चल रहा है, तुरंत ऑप्शन करते चलो, ऑप्शन करते चलो, तो उसमें ये है माइंड भी काम करता रहता। अब इसमें देखा जाए 32 फ़ारेनहाइट होगा, अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब क्या है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस, वास्तु और सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। ठोस और सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है, ठोस और सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है, उस प्रक्रिया का नाम देखो, देखो ये क्या होगा, सब्लिमेशन, ये तो होगा नहीं। अब डिपोजिशन, देखो डिपोजिशन हो सकता है, थोड़ा वो लग रहा है, तो ये क्या होगा, कंडेंसेशन, ये भी नहीं होगा। और इवेपोरेशन, इवेपोरेशन तो वो तो होगा ही नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, डिपोजिशन। मतलब क्या है, डिपोजिशन ये वह प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, डिपोजिशन हो गई। कौन सी प्रक्रिया होगी, डिपोजिशन की प्रक्रिया होगी। अब 7 नंबर में चलते हैं, सही कथन चुनिए और चयन कीजिए। देखो क्या है, मिश्रण समांगीय होते हैं, समांगीय होते हैं, क्या होता है, मिश्रण समांगीय होते हैं, मिश्रण कोई समांगीय होता है, नहीं होता, कोई इसका समान तो होता ही नहीं। ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, मिश्रण असमांगीय होते हैं। ये क्या है, एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होता है, उसका कोई अनुपात तो होता ही नहीं है। जैसे अभी चीनी और पानी का लोगे तो उसका कोई अभी अनुपात तो आप निकाल नहीं पाओगे, तो ये भी नहीं। किस मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया, किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, किसी घटकों के मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्या है, इसमें सही चयन करना है। तो एक मिश्रण के गुणधर्म और उसके घटक के समान हो जाते हैं। देखो एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं, जो मिश्रण होता है उसके घटकों के क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। पता चल गया कौन सा हमारा सही है। अब 8 नंबर चलते हैं, इसमें क्या है, बादल, बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है, जल के प्रक्षेपण के मध्य वायु का, या जल के प्रक्षेपण के मध्य कोहरा का, या वायु के प्रक्षेपण के मध्य में कुहासा का। तो कुहासा, कुहासा क्या चीज है, इसका तो पता ही नहीं होगा, इसका कुछ अर्थ तो समझ में आ नहीं रहा। तो क्या है, वायु के प्रक्षेपण में मध्य बिंदु जल का। देखो अब क्या है, कोलाइडीकरण, तो सबसे बड़ी बात यह है, देखो जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होंगे, जल की बूंदें होंगी,
तो देखो जब वायु का प्रक्षेपण है, जब बादल के कोलाइडीकरण किसमें होंगे, वायु के प्रक्षेपण मध्य में बिंदु में क्या होंगे, होने चाहिए, जल के कण होंगे, तभी क्या होगा, वो जल का क्या है, बादल के प्रक्षेपण होंगे। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया, अब इसमें देखो, इसमें आप लोग आंसर करो तुरंत फटाफट। निम्न में से कौन एक ठोस सॉल्व का उदाहरण है। अब निम्न में से एक ठोस सॉल्व का उदाहरण बताओ, कौन सा है, मैग्नीशियम मिल्क है, या या फॉर्म है, या रंगीन रत्न पत्थर है। देखो फॉर्म तो पता ही चल गया, ये भी नहीं होगा, रबर भी नहीं होगा। अब बचा दो। अब ये क्या, मैग्नीशियम मिल्क, मैग्नीशियम मिल्क तो ये तो होगा नहीं ठोस सॉल्व, तो क्या होगा, रंगीन पत्थर। आप लोगों ने क्या आंसर दिया, देखो लास्ट में मिलाते चलना कि कितना आप लोगों ने सही किया है। साथ ही में इनको लिखते जाना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जितने क्वेश्चन है उनको लिखते जाओ, उनके आंसर लिखते जाओ, लास्ट में मिलाना कि हमने कितने आंसर सही किए हैं। निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हुए ऋणात्मक रूप में आवेशित होते हैं। अब देखो, देखो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें क्या है, ऋणावेशित होते हैं। ये तो क्या, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं यहीं पे, और यहीं पे क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा ऋणावेशित अवस्था में पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी गलत, सी और डी भी गलत। अब आगे चलते हैं 11 नंबर पे। परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। देखो प्रोटॉन और आइसोट आइसोट्रॉनों से बने होते हैं, या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं, या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। तो इनमें से किसके बने होते हैं, ऑप्शन पूरा देखो, इसका आंसर करो, किसके बने होते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस जब बनता है तो उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं, और क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप न्यूट्रॉन होते हैं, और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला भी नहीं सही होगा, ए वाला भी नहीं सही होगा, बी वाला नहीं सही होगा, ना सी वाला, और डी वाला हमारा सही होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। और देखो न्यूक्लियस में डॉट 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 परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। अब न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को कौन दर्शाता है, बताओ। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, कौन दर्शाता है। अब देखो न्यूक्लियस में जब परमाणु क्रमांक को दर्शाएगा तो देखो, क्या प्रोटॉन दर्शाता है, क्या न्यूट्रॉन दर्शाता है, क्या इलेक्ट्रॉन दर्शाता है, क्या हाइड्रोजन दर्शाता है। देखो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दो। देखो फिर अभी हम बताते हैं इसका क्या सही होगा आपका। देखो न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, ना इलेक्ट्रॉन होगा, ना हाइड्रोजन होगा। तो क्या है, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, प्रोटॉन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रोटॉन दर्शाता है ना। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, प्रोटॉन। अब इसमें देखो उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पे जांचने का, यहाँ पे आपको अच्छे जांचने का अवसर है। देखो हम फास्ट इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अब बेसिक, देखो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरह से आते हैं, वो चीजें हम आपको करा रहे हैं। तो थोड़ा फास्ट करना होगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करोगे, ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन अटेंड कर, वहां पे स्पीड बन जाएगी करने की, और आंसर जरूर करते रहो। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो इसमें क्या है, उन तत्वों को आपने आंसर दे दिया। इसमें क्या है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। देखो समान संख्या में होते हैं तो क्या होगा, या समव्ययी कहा जाता है,
समावयवी कहा जाता है, या संभार कहा जाता है, या अपर रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो अब यहीं पे पकड़ लो, समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं तो उसे समस्थानिक कहा जाता है, समवयवी नहीं कहा जाएगा, ना संभार परमाणु। देखो उसमें जब प्रोटॉन है तो समवयवी होना ही होना नहीं चाहिए समवयवी, और ना संभार होना चाहिए परमाणु, या अपरूप परमाणु होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। क्या बदल जाता है? न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो क्या बदल जाता है? जब हम परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। क्या बदल जाता है? समस्थानिक बदल जाता है, या आयतन बदल जाता है, या आवेश बदल जाता है, या तत्व संख्या बदल जाती है। देखो आयतन तो बदलेगा नहीं, ना आवेश बदलेगा, ना तत्व बदलेगा, तो क्या होगा? समस्थानिक बदल जाएगा। तो क्या होगा? समस्थानिक हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें क्या है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन है? देखो क्या 238, 238, 234, 236 या ए वाला 235 है। इसमें देखो क्या है, आइसोटोप्स पूछा है। क्या? परमाणु ऊर्जा में तो ज्यादा बेहतर 235 को माना गया है, यूरेनियम 235 को ज्यादा बेहतर माना गया है। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही होगा। आपने क्या किया, लास्ट में जरूर बताना कि हम कितने क्वेश्चन किए, जरूर कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट किए क्वेश्चन वो बताना, कितने अटेम्प्ट किए और कितने आंसर सही हुए, जिससे कि हम प्रैक्टिस जब कराएंगे साइंस की तो आपकी और बेहतर हो सके, और जिनके गलत ज्यादा हो रहे हैं वो फिर से क्लास देख लें तो उनको समझ में आ जाएगा। और क्योंकि देखो अब लास्ट टाइम है तो आपको ज्यादा तेजी से और मेहनत से जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतने बेहतर रहेगा। परमाणु परमाणु पाइल, देखो ये क्या है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? पाइल नया शब्द आपको लग रहा होगा, पर परमाणु पाइल क्या होता है? देखो पाइल पाइल का मतलब क्या होगा, परमाणु पाइल जो होगा उसका कहाँ उपयोग होता है? अब इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में दो। परमाणु, अब देखो क्या होगा, पाइल मतलब, पाइल का मतलब है तोड़ना। तो नाभिकीय जब क्या होगा, नाभिकीय देखो जब दो टुकड़ों में देखो यक्ष रेखा, यक्ष किरणों के उत्पादन में, तो ये तो परमाणु पाइल का नहीं हो पाएगा। अब नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, हाँ ये हो सकता है। क्या? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में ये तो कतई नहीं होगा, क्योंकि ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में ये भी नहीं होगा, परमाणु त्वरण में ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? बी। क्या? नाभिकीय विखंडन जब होता है तो क्या होता है, परमाणु का पाइल होता है। और आगे इसमें क्या है, विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होते हैं साधारण लवण में, जल में, चीनी में, इन सभी में। अब विद्युत संयोजक बंधु उपस्थित होते हैं किसमें? देखो नमक में जो होता है वो, यानी साधारण लवण, जो साधारण लवण को, जैसे साधारण लवण जैसे नमक है या कुछ है, तो उसमें क्या होता है, उसमें विद्युत बंध उपस्थित होते हैं। विद्युत बंध किसमें उपस्थित होते हैं? साधारण लवण में। अब क्या है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? अब रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? अब रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका किसने किया था? देखो इसमें मैक्स प्लांक भी नहीं होंगे, जेम्स मैक्सवेल भी नहीं, क्लार्क मैक्सवेल भी नहीं होंगे, हिनरिच हर्ट्ज भी नहीं होंगे, तो यही डिफरेंट लग रहे हैं, हेनरी वैकुलर, यही अलग दिख रहे थे, तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखियो रेडियो कार्बन काल निर्धारण, जैसे पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी जीवाश्म निकलते हैं तो उनकी आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उनका जब निर्धारण होता है, निर्धारण करने के लिए
मृदा भी नहीं होता है, स्मारक भी नहीं होगा, ना चट्टान होगा। जो जीवाश्म निकलते हैं, देखा होगा, बोलते हैं कि उस जगह पे बहुत पुरानी निकाल, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता जो अभी उसका पता लगाए रेडियो, उसके कार्बन, तो उसके किससे निकाले रेडियो कार्बन का पता लगाने के लिए उसके क्या जीवाश्म थे। जब जीवाश्म का यानी फॉसिल का जब उसका देखते हैं तो उससे उसकी आयु का पता चलता है, कितने वर्ष की है पुरानी। अब क्या है, मॉलिएबल के गुण को दर्शाइए। मॉलिएबल गुण कौन सा होता है? क्या गैस गैस धातु होता है? मॉलिएबल कौन सा गुण होता है? गैस धातु होता है या केवल धातु होता है या गैस होता है या गैस धातु के यौगिक होते हैं? तो मॉलिएबल ना गैस धातु होता है ना गैर होता है। ये क्या होता है? ना गैर धातु होता है। ये क्या होता है? धातु होता है। ये क्या होता है? मॉलिएबल धातु होता है। अब आगे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्हों से दर्शाया गया है? सामान्यतः बल्ब के तंतु या बल्ब फिलामेंट में प्रयोग किए जाते हैं। देखो, लोहा होगा या चांदी होगा जी, या किससे होगा? सोना होगा, या क्या होगा? ये डब्लू से क्या बोलते हैं? टंगस्टन। ये क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन। तो आपको डब्लू तो नहीं पता होगा, टंगस्टन जरूर पता होगा। क्या? टंगस्टन जरूर पता होगा। तो क्या हो गया? डी वाला। ना ये होगा ना ये होगा ना। पर सोना जो होता है वो इतना अच्छा नहीं है सुचालक विद्युत का जितना चांदी। तो चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक माना जाता है। और क्या है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? सोडियम, देखो क्या होता है, सोडियम जो एक धातु होती है उसको किस पदार्थ में रखा जाता है ताकि वो विस्फोटक या ब्लास्ट ना करे? अल्कोहल में नहीं रखा जाता, क्योंकि यहाँ पे तो रख देंगे तो विस्फोट कर जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो वहां पे भी थोड़ा बहुत मिल जाएंगे, हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ब्लास्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जल में भी नहीं रखा जाता है, और किसमें? अमोनिया में भी नहीं रखा जाता। केरोसिन, मिट्टी का तेल, जो केरोसिन या मिट्टी का तेल आता है उसमें सोडियम रखा जाता है। अब 23 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? देखो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अब इसमें क्षारीय कौन सा नहीं है? अब क्षारीयता तो कौन सा क्षारीय नहीं? देखो, सल्फर आपका क्षारीय नहीं है। पोटेशियम, लिथियम, तो आपका ए बी सी गलत हो जाएंगे, यानी ये नहीं होंगे। तो आपका कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? सल्फर। सल्फर क्या है? वो क्षारीय नहीं होता है। अब आगे चलो। क्या है, लोहा किससे निकाला जाता है? लोहा देखो, हिगुल से निकाला जाता है? नहीं। हेपेटाइटिस से निकाला जाता है। अब देखो क्या है, बॉक्साइड, एल्युमिनियम का जो है संयुग्म कौन सा है? बॉक्साइड है। तो ये क्या है? एल्युमिनियम है। और क्या है? डोलोमाइट, ये भी नहीं होगा। तो क्या है, लोहा किससे निकाला जाता है? हेमेटाइट से। लोहा किससे निकाला जाता है? हेमेटाइट से। अब अमलगम मिश्रण है जिसमें आधार धातु है। अमलगम मिश्रण है, आधार धातु क्या होती है? अमलगम जो देखो देखो सामान्य ताप पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। वो क्या होता है? अमलगम होता है। पिघली अवस्था में रहती है तो वो क्या होता है? ना एल्युमिनियम होगा, ना तांबा होगा, ना जिंक होगा। क्या होगा? पारा हो जाएगा। और जिंक क्या होता है? जिंक का काम, जिंक को जस्ता भी कहते हैं। जिंक का काम जो लोहा जो होता है उस पे जंग लगने से बचाने के लिए जिंक या जस्ता का लेप किया जाता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होता है? देखो, माइक्रो ओवन में, इसमें सौर सौर हीटर में, या धुलाई मशीन में,
या रेफ्रिजरेटर में? तो रेफ्रिजरेटर में अधिकतर उपयोग होता है, किसमें? रेफ्रिजरेटर में। कार्बन क्लोरोफ्लोरो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो है इन गैसों से क्या होता है, ये है और सल्फर है, इनसे क्या होता है? ओजोन क्षरण होता है। ओजोन क्षरण होता है, ये बहुत ओजोन परत को क्षरण करते हैं। ओजोन परत क्षरण होने का कारण अभी जब बीच में वो 16 सितंबर को इसका दिवस मनाया जाता है और ओजोन क्षरण हो गया था, तो फिर इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। देखो ये क्या है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर। अब देखो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका प्रस्ताव 1987 के आसपास 87 के आसपास दिया गया था। इसका प्रस्ताव 1987 कब दिया गया था? देखो ऑप्शन में उसका बताओ, इसका कब प्रस्ताव दिया गया था? इसका प्रस्ताव कब दिया गया था? इसका प्रस्ताव सन 1994 या 94 में है। ये लागू है 94 या 87 करीब में कुछ हुआ था। 87 के करीब में, 94 में लागू हुआ था और 87 में इसका क्या हुआ था? प्रस्ताव दिया गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या ओजोन क्षरण को रोकने के लिए ये हुआ था? फोटोग्राफी में सामान्य डेट थी ना, डेट फिसल जाती है, डेट याद नहीं रहती ना कुछ चीजें होती हैं तो डेट जैसे हैं तो दिमाग से फिसल जाती हैं। ये था कि हाँ बैक में ऐसे है कि एक दो बार पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा ना। अब क्या है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम है क्या है? देखो सिल्वर नाइट्रेट नहीं होगा। सोडियम, इसमें क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट होता है। सोडियम थायोसल्फेट होता है। सोडियम नाइट्रेट भी नहीं होगा, ना सिल्वर नाइट्रेट होगा और ना सिल्वर आयोडाइड होगा। तो इसका ऑप्शन कौन है? सोडियम थायोसल्फेट। अब इसमें जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ता का परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? अब देखो, अब यहीं पे पूछ लिया है लोहे के परत पर अब चढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? तो देखो इसमें क्या है, जस्ते की परत चढ़ाना ये भी नहीं होगा। क्या मिश्रण धातु बनाना? ये भी नहीं होगा। वल वल की वल्कनीकरण करना ये भी नहीं। तो ये क्या होगा? यस्दीकरण। यस्दीकरण होगा, या इसे दूसरा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? गैल्वे क्या है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन यदीकरण या गैल्वेनाइजेशन इसे बोलते हैं। एल्वीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिससे कि लोहे पर जंग नहीं लगती है। अब क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? अभी बताया था एल्युमिनियम किसका अयस्क है, जो आपने बैक में देखा होगा। किसका है? बॉक्साइट का। और ये भी कर जाएंगे तो इसमें क्या हो गया? बॉक्साइट का अयस्क है एल्युमिनियम। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? बिजली से धातु चढ़ाने क्या है? बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण की क्रिया में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? अब इसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? बिजली का धातु चढ़ाने के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? अब इसमें देखो, क्या जस्ता का किया जाता है, या तांबा का उपयोग किया जाता है, या लोहे का उपयोग किया जाता है, और चांदी का उपयोग किया जाता है? इसमें किसका उपयोग किया जाता है?
तो बिजली का अगर बिजली से धातु चढ़ाने की देखो बिजली से धातु चढ़ाने के लिए किसका उपयोग करोगे? जिंक या दस्ता का, ना तांबे का, ना लोहे का, ना चांदी का, जिंक या दस्ता। देखो गैल्वेनीकरण, अब देखो अभी आपको मैंने बताया था गैल्वेनीकरण, ये तो था ही। अब जो गैल्वेनीकरण कर रहे हो तो किसका करोगे? जस्ता है, सीधा मिल गया ना। अब आगे, अब क्या है? स्टे स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? यौगिक है, या मिश्रण है, या तत्व है, या मिश्र धातु है? क्या है स्टेनलेस स्टील? क्या है? मिश्रण यौगिक है, या मिश्रण है, या तत्व है, या मिश्र धातु है? ये क्या है? अब बताओ ये क्या है? स्टेनलेस क्या है? ये देखो यौगिक, स्टेनलेस स्टील तो होगा नहीं। ये मिक्सर, देखो ये मिक्सर हो सकता है। हाँ ये मिक्सर हो सकता है, मिश्रण हो सकता है। किसका मिक्सर है ये तो पता ही नहीं। ये तत्व हो सकता है, ये भी नहीं पता। ये मिश्र धातु है। ये क्या है? मिश्र धातु। स्टेन क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? ये मिश्र धातु है। अब आगे बढ़ते हैं। 32 अधातुओं में निम्न में से कौन सा सामान्यतः पाया जाता है? अधातु क्या है? अधातु में कौन सा सामान्यतः पाया कौन सा सामान्यतः गुणधर्म पाया जाता है? यानी कौन सा सामान्यतः गुणधर्म पाया जाता है? तो कौन सा सामान्यतः गुणधर्म पाया जाएगा? अब सामान्यतः गुणधर्म जो है वो कौन सा मिलेगा? इसमें क्या होता है? अधातु पूछा है तो क्या होता है इसमें? जैसे देखो अधातु जो होंगी वो भंगुआकार होंगी, ना कि देखो चालकता का गुण तो होगा ही नहीं, अधातु है तो समझ ही रहे हो। तन्यता भी नहीं होगी, ना आघात वर्ध्यता होगी, तो ये क्या होगी? भंगुरता इसमें होगी। अब क्या होगा? बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन नहीं, ये तो क्रिया कर लेगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड? ये भी नहीं। CO2 भी नहीं। ऑक्सीजन? ये भी नहीं बन देखो ये तीनों गैसें जो भर देंगे तो क्रिया कर लेगा और बल्ब फट जाता है। इसमें क्या भरा जाता है? आर्गन भरा जाता है। और क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? देखो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम देखो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, नहीं होगा। कैल्शियम फास्फेट है, नहीं होगा। अब देखो क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा, नहीं होगा। कैल्शियम फास्फेट नहीं होगा तो क्या होगा? क्वार्ट्ज सोडियम सिलिकेट हो जाएगा ना। देखो ये चीजें थोड़ा समझना पड़ेगा, केमिस्ट्री है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन क्या है? घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है। घड़ियों में कौन सा इस्तेमाल क्वार्ट्ज किया जाता है? बताओ। अब ये लोग तो आप लोग सामान्यतः आंसर इसका दे सकते हो। क्या हो सकता है? नाइट्रोजन सिलिकेट होगा, नाइट्रोजन सिलिकेट होगा, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा। तो कौन सा? देखो सिलिकॉन डाई ऑक्साइड हो सकता है, सोडियम सिलिकेट नहीं होगा, ना कैल्शियम सिलिकेट होगा। तो क्या होगा? सोडियम घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा। आगे क्या है? आगे 36 नंबर, अक्रिय गैस होती हैं। अक्रिय गैस होती हैं क्या? जल में मिश्रणीय होती हैं। जल में मिश्रणीय होती हैं अक्रिय गैस? वो कदापि नहीं होंगी। अस्थिर होती हैं, वो स्थिर होती हैं। क्या है? रासायनिक रूप से असक्रिय होती हैं। बिल्कुल सही। रासायनिक रूप से क्रियाशील होती हैं वो। देखो रासायनिक रूप से क्रियाशील नहीं करती रासायनिक। देखो जब डी ब्लॉक में देखोगे आर्गन नियान और जितनी है लास्ट में देखा होगा जो दिया होगा लास्ट में डी ब्लॉक में लास्ट में जो वर्ग है तो उसमें क्या है? उसमें जो गैसें हैं तो वो अक्रिय गैसें हैं, जैसे आर्गन नियान और
और कई है। और इसमें क्या होगा, विज्ञापन, साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाली गैस है। देखो लाइट गैसेस जो आती हैं, और देखा होगा जो फंक्शन वगैरह में लाइट गैसेस होती हैं, तो उसमें जो है वो बड़े बड़े हाइड्रोजन लगाए जाते हैं। उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? नाइट्रोजन ये भी नहीं होगी, क्लोरीन वो भी नहीं होगी, हाइड्रोजन ये भी नहीं होगी। तो क्या होगा, नियॉन गैस प्रयोग की जाती है। अब आगे चलो 38 नंबर पे, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट नहीं होगा, पॉलीविनाइल नहीं होगा, देखो क्या होगा, सिलिकॉन होगा, बेकेलाइट नहीं होगा। क्या होगा इसका? सिलिकॉन ऑप्शन होगा। अब क्या है 39 चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्साइड लाल लिटमस से नीला कर देता है। देखो लाल लिटमस से नीला कर देता है और नीले लिटमस से लाल कर देता है। देखो वो सल्फर करता है, नीले लिटमस से लाल सल्फर कर देता है, और लाल लिटमस से नीला क्या कर देता है? मैग्नीशियम कर देता है। क्या करता है? मैग्नीशियम करता है, ना फास्फेट करता है ना कार्बन करता है। क्या करता है? नीले लिटमस से लाल लिटमस से नीला, ये क्या है, लाल लिटमस से नीला जो है वो क्या करेगा? मैग्नीशियम कर देगा। अब आगे 40 पे, विनेगर किससे बना है? विनेगर किससे बना है? सल्फ्यूरिक एसिड से, या एसिटिक एसिड से, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब देखो घर में विनेगर को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलोगे? विनेगर को हिंदी में सिरका बोलते हैं। विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरका। अब सिरका का एसिटिक एसिड आपने पढ़ रखा होगा, सिरका को क्या बोलते हैं? ना कि सल्फ्यूरिक एसिड, ना सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ना ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, ना ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। अच्छा ये चीज देखो, ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, इनके सब के फार्मूला आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। तो हम देखेंगे तुम्हें आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आते होंगे तो एक बार हम फार्मूला और इनकी पूरी बेसिक क्लास करवा देंगे। तो इसका क्या होगा आंसर हमारा? एसिटिक एसिड होगा। अब सिरके का रासायनिक नाम क्या होगा? सिरके का रासायनिक नाम देखो, अब सिरके का रासायनिक नाम क्या होगा? सिरके का रासायनिक नाम क्या होगा? सिरके का नाम क्या है? एसीटोन नहीं हो सकता। जब एसिटिक एसिड है तो एसिटिक अम्ल हो सकता है ना। रासायनिक नाम ना फॉर्मेल्डिहाइड होगा ना एथेनॉल हो, तो क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा। अब इसमें क्या है 42 में, टूथपेस्ट में सामग्रियों में से क्या में नहीं है? देखो आपके टूथपेस्ट जो है तो क्या है, फ्लोराइड होता है आपके, यानी मंजन जो आता है, आप देखे होंगे आपके यहाँ घर पे होता है, कोलगेट होगा, इन टाइप के मंजन जब आते हैं तो उसमें क्या होता है, कोलगेट में देखो क्या है, फ्लोराइड होगा। और देखो सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें होगा? नहीं होगा। और कैल्शियम कार्बोनेट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ना हो तो वो जो पेस्ट बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा डालते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, तो क्या होता है देखो, तो फ्लोराइड भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और क्या हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, चाक का रासायनिक नाम है। चाक का रासायनिक नाम है। चाक का क्या रासायनिक नाम है? देखो कैल्शियम सल्फेट है, कि कैल्शियम नाइट्रेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम फास्फाइड है। तो देखो चाक क्या होता है? कैल्शियम। चाक को क्या कहते हैं? चाक को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। आपने पढ़ा होगा CaCO3, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट बता दिया, कैल्शियम सल्फेट ये क्या होगा? SO4 होगा, नाइट्रेट Na2 होगा, और फास्फेट तो कैल्शियम CaF होगा, या तो कैल्शियम फास्फेट, तो इसका क्या होगा? कैल्शियम नाइट्रेट होगा। इसका क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। चाक में सॉरी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब हवा से नमी की अवशोषण की प्रक्रिया है। हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है।
अब देखो हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। अब इसमें क्या होगा, हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। अब इसमें देखो क्या है, देखो डेल देखो इसमें क्या है, डेल्क्वेशंस है या कैपिलरी है एक्शन, तो ये कैपिलरी एक्शंस नहीं हो सकता, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है डेल्क्वेशंस लग रहा है, एबल्स पर्सन्स लग रहा है, थोड़ा ये भी नहीं होगा। और क्या होगा, ऑर्समोसिस, ऑर्समोसिस क्वेश्चंस होगा, तो यानी हमारा ये वाला ऑप्शन होगा। अब आगे करते हैं, कार्बन का एक रूप नहीं है। अब देखो इसमें क्या पूछ लिया है, अब आपको बताना है कार्बन का एक रूप नहीं है। कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, हीरा नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, फ्लोटीन नहीं है, क्या है, फुलेरीन नहीं है, फुलेरीन नहीं है, ग्राफीन नहीं है। देखो अब देखो ये तो होता है कार्बन में, फुलेरीन होता है, ग्राफीन भी होता है, हीरा भी कार्बन का स्रोत होता है, सिलिकॉन नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है, तो सिलिकॉन नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, सिलिकॉन नहीं हो गया। अब क्या है, निम्न में से कौन सा कार्बन का रूप, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक रूप नहीं है, कार्बन का रूप नहीं है। देखो काजल में होता है कार्बन, और अब कार्बन कागज में भी काजल में होता है, और हेमेटाइट में होता है। देखो हेमेटाइट में होता है का, हेमेटाइट में होता है, नहीं होता है। तो हमारा ग्राफाइड में भी होता है कार्बन, यानी ग्राफाइड आपने क्या होता है, पेंसिल जो होती है, पेंसिल पेंसिल में जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइड होता है, चारकोल कोयला टाइप का होता है। इसका उपयोग जो है पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए किया जाता है, और बारूद वगैरह बनाने के लिए इसका चारकोल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा निम्नलिखित का हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है, किसका सख्त रूप है, हीरा निम्नलिखित में से सख्त रूप है। देखो ऑक्सीजन का तो होता ही नहीं है, नाइट्रोजन होता ही नहीं, मरकरी होता ही नहीं, Hg। अब देखो हाँ मरकरी, पारा आ गया, मरकरी Hg, तो इसका क्या उपयोग होता है, देखो मरकरी जो होता है ये क्या होता है, ये थर्मामीटर में होता है। अब ये क्या हो गया, कार्बन हीरा का क्या हो गया, 47, कार्बन क्या हो गया, कार्बन हीरा का निम्नलिखित रूप सख्त रूप होता है। अब आगे चलो, किस क्वेश्चन नंबर 48, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है, देखो परमाणुओं की परतों में अंतर होता है, क्या है, परमाणुओं की परतों में अंतर होता है, ऐसा तो कहीं हमने देखा नहीं है। हीरा की देखो हीरा जो होता है, हीरा क्या है, हीरे में देखा होगा आप, खास तौर से जब आप डायमंड देखते हैं तो उसमें क्या होता है, चतुष्फलकीय संरचना होती है, वो चतुष्फलकीय संरचना होती है, इसी के कारण वो हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट से कठोर होता है, ग्रेफाइट से कठोर होता है ना, क्रिस्टल संरचनाओं में अंतर होता है ना, उपरोक्त में से कोई, तो ये तो डी वाला ना होगा ना, तो क्या होगा, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, अब पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अब पेंसिल बनाने में आपको तो ये पता होगा क्या प्रयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में, सिंपल सी बात है ना, चारकोल प्रयोग किया जाता है, तो अस्थायी कोयला वो भी नहीं, काली राख ये भी नहीं, तो क्या, ये देखो पुराने समय में कर लेते थे, सबका कोयला वोयला सबको प्रयोग कर देते थे, कोयले से लिख दिया, कोई पार्टी वार्टी जो लिखे होंगे बाबा दादा लोग तो लिख देते थे, कहीं चाक से लिखते थे पार्टी, तो इसमें क्या है, ग्रेफाइट यानी पेंसिल का उपयोग किया जाता है। अब इसमें बताओ, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज कितना होता है। अब देखो ये आप इसका आंसर जो है उसका कमेंट बॉक्स में जरूर देना। देखो आज हम आपको 50 क्वेश्चन कराए, देखो इसी तरह से हमारी जो है
प्रैक्टिस सेट की सीरीज आती रहेंगी और जो टॉपिक साइंस में आपको डाउट लग रहे हैं वो टॉपिक आप बता दीजिएगा, हम आपको क्लियर करा देंगे। देखो अब आज केमिस्ट्री की थी, इसी तरह से फिर बायो की आएंगे। हर हर जो बायो है और फिजिक्स है इनका और केमिस्ट्री, यानी कि इनकी पूरी सीरीज कंप्लीट हम करवाएंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम, प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम, क्योंकि अब टाइम कम बचा है और आपको मेहनत ज्यादा करने हैं और अच्छे मार्क गेन करने हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।